नमस्कार दोस्तों, मैं निखिल खंडेलवाल स्वागत करता हूं आप सभी का एएसपी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। और हम बात करने वाले हैं आज चैप्टर नंबर 8 की, यानी कि अध्याय 8 पढ़ेंगे। और अध्याय 8 का जो नाम है आप सब सामने देख पा रहे हैं, महत्वपूर्ण फलों के रोग, रोग कारक, लक्षण एवं नियंत्रण, कॉजेज, सिम्टम्स एंड कंट्रोल ऑफ इंपोर्टेंट फ्रूट डिजीजेस। इन सभी चीजों के ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं कि उस रोग का रोग कारक अर्थात रोग उत्पन्न करने वाला जीव कौन सा है, उसके मेजर मेजर सिम्टम्स, लक्षण कौन से हैं, और लास्ट में हम बात करेंगे कि उसका नियंत्रण कैसे करते हैं, नियंत्रण कैसे करेंगे। इन सभी पॉइंट्स पे आज हम करने वाले हैं बात, चर्चा। और चर्चा को करते हैं स्टार्ट। देखो, सबसे पहला जो रोग आएगा वो रोग आएगा भाई नींबू का कैंकर रोग, कैंकर डिजीज ऑफ सिट्रस। देखो, ये जो कैंकर है ना दोस्तों, कैंकर जो रोग है ये एक जीवाणु जनित रोग है। किससे होता है ये रोग? जीवाणु से होता है। और जीवाणु का नाम क्या है? उस जीवाणु का नाम है ज़ैंथोमोनास ऑक्सिनोपोडिस पैथोवर सिट्राई, पैथोवर सिट्राई। अब आप बोलोगे सर, नाम जब हम पढ़ते हैं, साइंटिफिक नेम हम पढ़ते हैं, दो ही चीज पढ़ते हैं या 2 डिजिट्स के अंदर ही पढ़ते हैं। थर्ड डिजिट कहाँ से आएगी? पैथोवर क्या है? पैथोवर मैंने आपको पहले भी बताया जब 5वां चैप्टर पढ़ा है, जब मैंने 6ठे चैप्टर के कुछ रोग पढ़े और 7वें के कुछ रोग पढ़े, तभी मैंने आपको वो बताया था। पैथोवार का मीनिंग एक स्पेसिफिक क्रॉप के लिए हो जाता है। अब यहाँ जब सिट्राई लग गया तो ये केवल सिट्रस के अंदर ही कैंकर रोग उत्पन्न करेगा। इसलिए यहाँ पर हमने एक वर्ड का यूज किया, उस वर्ड को हमने क्या कहा? पैथोवर। क्या कहा? पैथोवर कहा। चलो फिर स्टार्ट करते हैं। देखो, इस डिजीज को पढ़ने से पहले मैं आपको इसका डायग्राम दिखा देता हूं। इसमें जो लक्षण होंगे रोग के वो इस प्रकार से प्रकट होंगे। जो पौधे की पत्ती है, संक्रमित पौधे की जो पत्तियां होती हैं और जो फल होते हैं, उन फलों के ऊपर और पत्तियों के ऊपर बहुत ज्यादा उभरे उभरे ब्लैक और ब्राउन कलर के स्पॉट्स बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? ब्लैक एंड ब्राउन कलर के कुछ धब्बे बन जाएंगे। ये आपको ध्यान रखना है। इस प्रकार से जब आप नींबू का फल देखते हैं या नींबू के पौधे की पत्ती देखते हैं तो आप सुनिश्चित कर सकते हैं कि उसके अंदर रोग लगा हुआ है। और उस रोग का नाम क्या है भाई? सिट्रस कैंकर। क्लियर है? चलिए बात करते हैं इस डिजीज के बारे में वन बाय वन। सब जितने भी फैक्ट्स हैं उनके ऊपर चर्चा करने वाले हैं। तो इस वीडियो को आप लोगों को देखना है लास्ट तक और बड़े ही ध्यान से। जितने ध्यान से आप लोग और सारे काम करते हैं, मैसेजेस के रिप्लाई, कॉलिंग्स के रिप्लाई, उस तरीके से देखना है ना। देखिए, नींबू का कैंकर रोग, सिट्रस कैंकर, यह रोग नींबू वंश का एक महत्वपूर्ण रोग है। सबसे पहली चीज आती है कि जितने भी सिट्रस फ्रूट्स हैं उन सभी सिट्रस फ्रूट्स के अंदर ये अटैक करेगा। नींबू वंश का एक महत्वपूर्ण क्या है? रोग है, एक इंपॉर्टेंट डिजीज है, जो विश्व के नींबू उत्पादन क्षेत्रों में, लगभग जितने भी विश्व में जहां पर भी नींबू का उत्पादन होता है, जहां जहां नींबू का कल्टीवेशन या प्रोडक्शन किया जा रहा है, उन सभी जगहों पर ये रोग आप लोगों को देखने को मिलेगा। नेक्स्ट देखिए, इस रोग की उत्पत्ति स्थान भारत या जावा को माना जाता है। यानी कि ये जो रोग उत्पन्न हुआ है, सबसे पहले ये जो रोग फैला है वो कहाँ फैला था भाई? या तो इंडिया में, या फिर आप कह सकते हो कि जो जावा है, अफ्रीकन कंट्री पड़ता है, वहां पर इसकी उत्पत्ति हुई है। इस रोग को भारत में नासूर के नाम से, बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। ये जो सिट्रस कैंकर है, इस सिट्रस कैंकर को इंडिया के अंदर, सिर्फ भारत की मैं बात कर रहा हूं, और भारत में इस रोग को किस नाम से जानते हैं भाई? नासूर के नाम से जानते हैं। ये आपसे पूछा जा सकता है, विच डिजीज इज ऑल्सो नोन एज द नेम ऑफ नासूर, यानी कि किस रोग को नासूर के नाम से जाना जाता है? तो सिट्रस कैंकर को नासूर के नाम से जाना जाता है। क्लियर है? अब देखो, इस रोग की खोज की बात कर लेते हैं। तो भारत में यह रोग, इंडिया की बात कर रहे हैं तो इंडिया में ये जो रोग है, इसको फ्रॉसेट और जेनकिंस ने, दो साइंटिस्ट है, एक का नाम है फ्रॉसेट और दूसरे का नाम है जेनकिंस, इन्होंने 1927, फ्रासेट ने तो कब खोजा इसको? 1927 के अंदर, जबकि जो जेनकिंस थे उन्होंने 1931 के अंदर
कागजी जो नींबू होता है, सिट्रस जो ऑरेंटिफोलिया जिसको अपन कहते हैं, ठीक है, कागजी नींबू के नमूनों पर इसको देहरादून में देखा। कहां पर देखा था? देहरादून। अब ये जो देहरादून है ना, इसके अंदर एक चीज और याद रखनी है, देहरादून पड़ता है अपना उत्तराखंड में, और यहां पर FRI सिचुएटेड है, या आप कह सकते हो कि जो फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट है ना, हाँ हाँ हाँ, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, यानी कि जो अपने यहाँ पर आप लोगों को याद रखना है कि आपसे कई बार पूछा जाता है 1907-08 के आसपास इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट का, तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। वानिकी अनुसंधान केंद्र रहेगा याद। चलिए आगे बात करते हैं, और आगे देखो वही जावा के अंदर, देखो इंडिया की तो हम बात कर चुके हैं भाई, इंडिया में तो 1927 में तो किसने देखा था? फ्रासेट ने, और 1931 में जेनकिंस ने देखा था। लेकिन जावा के अगर मैं बात करूं तो जावा में 1882 में, यानी हमसे पहले ही देख लिया गया था। 1882 एवं 1884 के मध्य सिट्रस ऑरेंटिफोलिया के नमूनों पर देखा गया, और ये जो रोग था मेरे दोस्तों, ये सबसे ज्यादा भारत और चीन में एक गंभीर समस्या के रूप में देखा गया। कौन कौन से दो कंट्रीज थे? तो भारत और चाइना यानी कि चीन, इन दोनों देशों के अंदर इस रोग को बहुत ही गंभीर समस्या के रूप में देखा गया। तो आपसे पूछा जाए कि ये रोग भारत में कब देखा, तो 1927 और 1931, ठीक है, फ्रोसेट ने देखा, और साथ में फ्रोसेट के अलावा एक और साइंटिस्ट थे, उनका नाम था जेनकिंस, इन्होंने दोनों ने देखा। जबकि आपसे पूछा जाए कि यहाँ जावा के अंदर किसने देखा था, तो ध्यान रखना जावा के अंदर 1882 और 1844 के मध्य में देखा गया। क्लियर है? रहेगा याद? अरे याद तो करना पड़ेगा। देखो हाँ, अब देखिए नेक्स्ट चीज, संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि यूएसए के कैलिफोर्निया प्रांत, जैसे अपने यहां पर अलग अलग राज्य, वैसे वहां पर भी कैलिफोर्निया जो प्रांत है, उस प्रांत में इस रोग के उन्मूलन हेतु, यानी कि कंप्लीट आपको इस रोग का क्या करना है भाई? इरेडिकेशन करना है। और आप कह सकते हो कि इस रोग को आपको कंप्लीटली खत्म करना है। तो इस रोग को खत्म करने के लिए 1914 से 1931 के मध्य, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बता रहा हूं, ये जो लाइन है ना 1914 से 1931 के मध्य, ये बहुत काम की लाइन है। तो 1914 से 1931 तक एक विशेष कार्यक्रम चलाया गया। कहां चलाया गया था? यूएसए का एक प्रांत है कैलिफोर्निया, वहां पर इस रोग को कंप्लीट खत्म करने के लिए, कंप्लीट डिस्ट्रक्शन के लिए, या आप लोग कह सकते हो कि इसके उन्मूलन के लिए एक विशेष कार्यक्रम चलाया। क्या चलाया? कार्यक्रम। अब आप सोच रहे हो कार्यक्रम चलाया तो जीवना भी हुआ होगा? अरे नहीं नहीं नहीं, कार्यक्रम में जीवना ही नहीं होता, बहुत सारी चीजें होती है। वो कार्यक्रम देखो किस प्रकार का था, वो कार्यक्रम था संगरोध नियमन का, यानी कि क्वारंटाइन रेगुलेशन। कहने का मतलब ये है कि वहां से जो कैलिफोर्निया था, कैलिफोर्निया से जो सिट्रस के ऑरेंटिफोलिया था, ठीक है, उसके इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों के ऊपर क्या लगा दिया गया? बैन लगा दिया गया। और वो बैन स्टार्ट कब हुआ था? 1914 के अंदर ये स्टार्ट हुआ था। मैंने आपको पहले भी बताया था कि इंडियन गवर्नमेंट ने भी चलाया था डिस्ट्रक्टिव इंसेक्ट एंड पेस्ट एक्ट। ये भी मैंने आप लोगों को बताया था कि ये जो डिस्ट्रक्टिव इंसेक्ट एंड पेस्ट एक्ट था, वो भी क्वारंटाइन के अंडर ही चलाया गया था। और उसका जो मेन एम था, वो एम यही था कि जितने भी अदर कंट्रीज, एक्सोटिक कंट्रीज हैं, उन एक्सोटिक कंट्रीज के अंदर जो रोग है, जो डिजीजेस प्लांट के अंदर लगी हुई है, जो इंसेक्ट्स प्लांट के अंदर लगे हुए हैं, वो इंसेक्ट हमारी कंट्री के अंदर एंटर ना करे। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। आपसे पूछा जा सकता है कि ये जो इसका इरेडिकेशन प्रोग्राम, या आपको बोला जाए कि क्वारंटाइन रेगुलेशंस जो थे वो कब स्टार्ट किए गए थे, तो 1914 टू 1931। ठीक है, अब देखिए फ्लोरिडा का सिट्रस उन्मूलन, यानी कि फ्लोरिडा जो है ये भी कंट्री, ठीक है, तो यहां पर भी सिट्रस उन्मूलन एक विशेष ऐतिहासिक घटना थी। कैसी घटना थी भाई? ऐतिहासिक, इतिहास को रचने वाली घटना थी, जिसमें संपूर्ण उद्यानों को नष्ट कर दिया। यानी कि सिट्रस के जितने भी वहां पर उद्यान थे, ओट चाट थे, उन सबको क्या कर दिया गया भाई?
गार्डन्स को नष्ट कर दिया गया, कंप्लीटली उनको डिस्ट्रक्ट कर दिया गया। ठीक है, तो ये थोड़ी सी थ्योरी है। यहाँ से देखो सबसे मेजर जो पॉइंट्स निकल के आते हैं वो दो ही पॉइंट निकले अभी तक। एक तो इसको नासूर के नाम से जाना जाता है। इंडिया में इसको सबसे पहले जेनकिंस और फ्रॉसेट दो थे, उन्होंने देखा था 1927 और 1931 के अंदर देखा था। ठीक है, इसके बाद अपन ने बात करी कि यहाँ पर ये जो इसके उन्मूलन के लिए जो कैलिफोर्निया के अंदर जो क्वारंटाइन रेगुलेशंस या आप कह सकते हो कि संगरोध नियमन स्टार्ट किए गए थे, वो कब किए गए थे भाई? 1914 में स्टार्ट किए गए। कब तक चले? 1931 तक चले। क्लियर है? यहां तक कोई दिक्कत किसी को? चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे, और आगे हम बात करने वाले हैं इस रोग के लक्षणों के बारे में। अब देखो इस रोग के लक्षण मैंने आपको क्लास स्टार्ट होते टाइम भी दिखाए थे, एक बार वापस देख लीजिए। और देखने से देखो ज्यादा याद होता है, तो मेरा तो मानना यही है कि जितना विजुअलाइज होगा चीजें उतनी ही ज्यादा याद होगी। इसलिए मैं विजुअल करना चाहता हूँ, हर चीज को विजुअल फॉर्म में याद रखना चाहता हूँ। आप भी ऐसा ही कर सकते हैं बेस्ट फॉर्म में। देखिए ये आप देख पा रहे हैं सिट्रस की लीफ है, नींबू की एक लीफ है, और इस लीफ में आप जब इसको ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर वाटर सोक्ड, यहाँ पर क्या पड़े हुए हैं? जलासिक्त धब्बे पड़े हुए। अब ये जो जलासिक्त धब्बे हैं, ये जलासिक्त धब्बे जहां जहां पड़े हुए हैं उन सभी स्थानों पर ऊतकों की क्या हो चुकी है? मृत्यु। और आप सभी जानते हैं ऊतकों की मृत्यु को अपन क्या कहते हैं? हम कहते हैं नेक्रोसिस या ऊतक्षय। क्या कहते हैं भाई? नेक्रोसिस कहते हैं या ऊतक्षय कहते हैं। तो ये धीरे धीरे जो जलासिक्त धब्बे हैं ये डार्क ब्राउन कलर में क्या हो जाएंगे? कन्वर्ट हो जाएंगे, गहरे भूरे रंग में कन्वर्ट हो जाएंगे। और इन द एंड आप देखोगे कि इसी प्रकार के धब्बे फल के ऊपर भी है, और फल की जो क्वालिटी है वो क्वालिटी क्या हो चुकी है? खराब हो चुकी है। क्यों? क्योंकि एक जीवाणु है, एक क्या है भाई? जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया है। वो जो बैक्टीरिया है उस बैक्टीरिया का नाम है साहब ज़ैंथोमोनास ऑक्जिनोपोडिस पैथोवरसिट्राई। इसके कारण ये धब्बे प्रकट हुए हैं। कोई दिक्कत यहां तक? चलिए फिर वन बाय वन बात कर लें इन धब्बों के बारे में। चलो, इस रोग के लक्षण वृक्ष की पत्तियों पर, अभी मैंने आपको बताया कहां पर प्रकट होता है भाई? मुख्य रूप से पत्तियों, टहनियों, पुरानी शाखाओं, फलों, कांटों आदि पर देखने को मिलता है। यानी पत्तियों पर भी दिखेंगे, टहनियों पर भी, और साथ में शाखाओं और फलों के ऊपर भी देखने को मिलते हैं। मैं आपको अभी दिखा भी चुका हूं किस प्रकार से देखने को मिलेंगे। सेकंड देखिए, सर्वप्रथम रोगग्रस्त पत्तियों पर छोटे छोटे गोलाकार जलासिक्त धब्बे दिखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से लाइन आपके बहुत काम की हो जाती है। मैंने आपको अभी बताया कि यहाँ पर पत्तियों के ऊपर छोटे छोटे से जलासिक्त धब्बे, यानी कि पत्ती तो हमारी ग्रीन, डार्क ग्रीन कलर की है, लेकिन उसमें जो धब्बे बनेंगे ना वो वाटर सोक्ड होंगे, यानी कि हल्का सा उनका जो कलर होगा वो बिल्कुल आप कह सकते हो कि जल की जैसे कलर होता है, इसलिए अपन उसको जलासिक्त धब्बे कहते हैं। और इस धब्बे है ये थोड़े समय के बाद ही, कितने समय के बाद में? थोड़े समय के बाद ही ये जो पत्ते हैं ये कैसे कौन से रंगों में कन्वर्ट हो जाएंगे भाई? पीले और भूरे उभरे हुए दानों के समान ये हो जाएंगे। देखो पत्तियों पर बने ये धब्बे पीले भूरे उभरे हुए दानों के समान होते हैं। धब्बों के चारों ओर पीला आभा मंडल होता है। अभी मैं आपको वापस दिखाऊंगा इन धब्बों को, और आप बोलोगे कि सर हाँ ऐसा होता है, इसीलिए तो मैंने विजुअलाइज करवाया है। विजुअलाइज इसलिए जरूरी है, जब आप इसको देखोगे तो इन धब्बों के चारों ओर पीला पीला घेरा, एक येलो कलर की रिंग दिखाई दे रही है, जिसको आप कह रहे हैं कि इसके ऊपर क्या दिखाई देता है? पीला आभा मंडल। आभा मंडल क्या होता है? जो चारों तरफ होता है उसको हम क्या बोलते हैं? आभा मंडल बोलते हैं। तो पीला आभा मंडल वहां पर आपको दिखाई देगा, ये आपको ध्यान रखना है। प्रारंभ में पत्ती की निचली सतह पर प्रकट होते हैं, ये चीज ध्यान रखना। स्टार्टिंग में जो धब्बे होंगे ये पत्ती की निचली सतह पर प्रकट होंगे, जो बाद में लेटर जो होंगे ये ऊपरी सतह पर भी दिखाई देते हैं। ये बाद में जो है ऊपरी सतह पर भी दिखाई देंगे। ठीक है, तो एक बार मैं पानी पी लेता हूं, जब तक आप लोग 1 मिनट के लिए कर सकते हैं इंतजार। चलिए
अब देखो ये पहले स्टार्टिंग में तो क्या होंगे, जो धब्बे होंगे सिर्फ ऊपरी सतह पर दिखाई देते हैं, बाद में धब्बे धीरे धीरे, हाँ पहले तो निचली सतह पर दिखाई देंगे और बाद में धीरे धीरे ऊपरी सतह पर भी दिखाई देंगे। समय के साथ साथ ये धब्बे सफेद से धूसर रंग के हो जाते हैं। कौन से कलर के हो जाएंगे? सफेद से धूसर कलर के हो जाएंगे और मध्य से खुरदुरे, रुक्ष, कठोर एवं सदृष्ट काष्ठीय हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो, यह कैंकर 1 mm से 1 सेंटीमीटर तक, 1 मिलीमीटर से 1 सेंटीमीटर आकार के होते हैं। यानी कि जो धब्बे बनते हैं प्यारे दोस्तों, इनका आकार पूछा जा सकता है, तो इनका आकार कितना होता है? 1 मिलीमीटर से 1 सेंटीमीटर के मध्य होगा तथा टहनियों व शाखाओं पर आपस में मिलकर विक्षत का रूप ले लेते हैं एवं शाखाओं एवं टहनियों को कमजोर कर देते हैं। ये ध्यान रखना है। फलों पर भी पत्तियों के समान विकसित बनते हैं, परंतु इनमें आभा मंडल का काला कैंकर जिसके मध्य क्रेटर लाइक यानी गड्ढे जैसी संरचना बन जाती है, जिससे कि फलों की जो गुणवत्ता है प्यारे दोस्तों, गुणवत्ता क्या हो जाएगी? कमजोर हो जाएगी या गुणवत्ता कम हो जाएगी। क्लियर है यहाँ तक? कोई दिक्कत किसी को? चलिए अब देखो, यह हम लक्षणों की बात कर चुके हैं, अब बात करने वाले हैं रोगजनक की। देखो इस रोग का रोगजनक मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था, एक जीवाणु है, उस जीवाणु का नाम है साहब जैंथोमोनास ऑक्जेनोपोडिस, और जो इसकी पैथोवर है वो पैथोवर है सिट्राई। ये आपको हर रोग का पता होना चाहिए कि किस कौन सी डिजीज का रोगजनक कौन सा है। नेक्स्ट, सर्वप्रथम हसी ने, एक साइंटिस्ट थे हसी, ठीक है, और हसी ने 1915 में सिट्रस कैंकर रोग की जीवाणु जनित प्रकृति का पता लगाया था। यानी साइंटिस्ट का नाम है हसी, उन्होंने सबसे पहले बताया, कब बताया? 1915 में बताया कि जो सिट्रस कैंकर रोग है ना, ये सिट्रस कैंकर रोग किसके कारण हो रहा है भाई? ये सिट्रस कैंकर जीवाणु के कारण हो रहा है। किसके कारण हो रहा है? जीवाणु के कारण हो रहा है, इन्होंने पता लगाया। प्रारंभ में जैंथोमोनास सिट्राई को रोगजनक के रूप में माना गया, जिसे बाद में अपन ने क्या कहा भाई? जैंथोमोनास कॉम्पेस्ट्रिस कहा। स्टार्टिंग में इसका जो साइंटिफिक नेम माना गया था या सिट्रस रोग उत्पन्न करने वाले जीवाणु को जैंथोमोनास सिट्राई के रूप में माना गया, बाद में उसका नाम जैंथोमोनास कॉम्पेस्ट्रिस कर दिया गया, और आजकल हम इसको क्या कहते हैं? जैंथोमोनास ऑक्जेनोपोडिस पैथोवर सिट्राई। तो आपको कौन सा याद रखना है? आपको ये याद रखना, जैंथोमोनास ऑक्जेनोपोडिस पैथोवर सिट्राई, ये आपको याद होना चाहिए। अब देखो, जैंथोमोनास जो जीवाणु है ये छोटा, दंडाकार, एकल कशाभिक, ध्यान रखना मोनोट्राइकस होता है, यानी इसके ऊपर सिर्फ एक कशाभिका पाई जाती है। इस प्रकार की कशाभिका पाई जाएगी। ग्राम एग्राही टाइप का होता है। ग्राम एग्राही यानी कि ग्राम नेगेटिव टाइप का एक बैक्टीरिया है जो वायवीय प्रकृति का होता है। कैसा होता है? वायवीय प्रकृति का। तो यहाँ पर आपको 2-3 इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है। पहली बात तो ये जो जीवाणु है बहुत ज्यादा छोटा, दंडाकार होता है, साथ में एकल कशाभिक है, यानी इसके ऊपर इसकी जो बॉडी की शेप होगी, उस बॉडी के ऊपर सिर्फ एक कशाभिका पाई जाएगी। कितनी कशाभिका पाई जाएगी? सिर्फ एक कशाभिका एक छोर पर पाई जाएगी। इस प्रकार से उसको ऊपर क्या कहते हैं? मोनोट्राइकस या एकल कशाभिका। अब ये कशाभिका क्या होती है, क्या काम करती है कशाभिका? कशाभिका बैक्टीरिया के अंदर चलने फिरने वाला एक अंग है, यानी कि बैक्टीरिया को चलने फिरने में जो हेल्प करेगा वो कौन करेगा? कशाभिका, यानी कि एक प्रकार की लोकोमोटरी क्या है? ये ऑर्गन है, ये आपको ध्यान रखना है। इन जीवाणुओं का आकार ध्यान रखना। देखो यहां पर आकार की जो बात हो रही है ना, वो माइक्रोमीटर में हो रही है, और ये आकार हम पढ़ रहे हैं जीवाणु का। किसका पढ़ रहे हैं? जीवाणु। यानी कि जो जैंथोमोनास जीवाणु है जो रोग उत्पन्न कर रहा है, वो 1.5 से 3 माइक्रोमीटर लंबा होता है। कितना लंबा होता है? 1.5 से 3 माइक्रोमीटर लंबा, और 0.5 से 1.5 माइक्रोमीटर चौड़े होते हैं। जबकि मैंने आपको यहीं पर एक अभी बताया था कि जो यहाँ पर धब्बे बनेंगे, क्या बनेंगे? धब्बे बनेंगे। उन धब्बों का जो आकार होगा वो होगा 1 mm से 1 cm, 1 mm से 1 cm, यानी कि 1 मिलीमीटर से 1 सेंटीमीटर उसका क्या होने वाला है? आकार होने वाला है धब्बों का। जबकि आपसे पूछा जाए कि जीवाणु का, तो जीवाणु का 1.5 से 3 माइक्रोमीटर ये इसके क्या होगी? इसकी लंबाई होगी। चौड़ाई अगर आपसे पूछी जाए तो 0.5 से 1.5 माइक्रोन मीटर इसकी क्या होने वाली है? चौड़ाई होने वाली है। ठीक है,
अब देखिए हम बात करते हैं नेक्स्ट बात करेंगे रोग चक्र के बारे में। किसके बारे में बात करने वाले हैं? रोग चक्र के बारे में बात करने वाले, डिजीज साइकिल, यानी कि ये जो रोग है वो किस प्रकार से फैलता है, उसके हम रोग चक्र की करेंगे बात। देखिए, नींबू के कैंकर रोग की पुनरावृत्ति एवं वितरण रोगग्रस्त क्षेत्रों की टहनियों, पत्तियों से वायु, वर्षा के जल, नींबू के पर्ण सुरंग कीटों के द्वारा होता है। ध्यान रखना, इस रोग का जो रोग कारक है, एक प्रकार रोग वाहक का जो काम कर रहा है वो पर्ण सुरंग या लीफ माइनर एक इंसेक्ट है। वो लीफ माइनर यहाँ पर क्या कर रहा है? रोग वाहक का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है भाई? रोग वाहक का। कौन कर रहा है? पर्ण सुरंगी। पर्ण सुरंगी एक प्रकार का कीट है ये, जिसको आप कहते हैं लीफ माइनर। क्या कहते हैं भाई? लीफ माइनर कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना इंपॉर्टेंट तरीके से, ठीक है। मेजर आपके यहाँ पर ये चीज हो जाएगी। क्लियर? चलिए आगे बढ़े और आगे हम बात करते हैं। ये पौधों के अवशेषों पर भी जीवित बना रहता है, यानी कि ये जितने भी प्लांट के जो अवशेष है उनके ऊपर जीवित बना रहता है। पौधों में जीवाणु का प्रवेश वात रंध्र, यानी कि जो स्टोमेटा होते हैं, ठीक है, जो रंध्र पाए जाते हैं पौधों के अंदर, उनके द्वारा ये पौधे के अंदर एंटर करेगा तथा घाव के द्वारा तत्पश्चात अंतर कोशिकाओं के स्थान पर तेजी से गुणन करते हैं। यानी कि मल्टीप्लीकेशन जो इसका होता है वो बहुत ज्यादा फास्ट होता है, ये आपको ध्यान रखना है। इस रोग का प्रकोप अधिक आर्द्रता, यानी कि अगर आर्द्रता अधिक है और टेम्परेचर अगर 20 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड के मध्य है, तो ये जो जीवाणु है ये बहुत जल्दी, बहुत ज्यादा रैपिडली क्या करता है भाई? ग्रोथ करता है। ये वाला पॉइंट भी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हो जाता है इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना है। चले फिर आगे बढ़िए। चलो आगे देखो, इस रोग का करते हैं मैनेजमेंट। हमने बात कर ली कि रोग किस प्रकार फैला, क्या सिस्टम हुआ, क्या नहीं हुआ। अब इसका मैनेजमेंट की बात करते हैं। देखिए, मैनेजमेंट या प्रबंधन में सबसे पहला तो संक्रमित पौधे के भागों की कटाई करके बोर्डो मिश्रण, ठीक है, आप सभी को पता है कि बोर्डो मिश्रण जो है उसका आपको छिड़काव करना है 1% का। लेकिन ये बोर्डो मिश्रण क्या है, तो ध्यान रखना मेरे दोस्तों। एक तो अपन को रसायन का मिलेगा नीला थोथा। क्या यूज करना है? नीला थोथा यूज करना है, जिसको आप लोग CuSO4 कहते हैं। क्या कहते हैं? CuSO4। इस नीले थोते के साथ में आपको यूज करना है चूना, जिसे आप लाइम कहते हैं, या आप CaO के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं भाई? CaO, कैल्शियम ऑक्साइड के नाम से भी जानते हैं। और एक आपको यूज करना है यहाँ पर जल, यानी कि वाटर यूज करना है। इन तीनों को जब आप मिक्स करेंगे निश्चित अनुपात के अंदर, तो यहाँ पर एक सब्सटेंस तैयार होगा और उस सब्सटेंस का नाम है बोर्डो मिश्रण। कौन कौन सी चीजों का यूज करा? नीला थोथा, साथ में चूना और साथ में जल, यानी कि कॉपर सल्फेट, कॉपर ऑक्साइड एंड वाटर। इन तीनों को आप मिक्स करेंगे। मिक्स करके एक सब्सटेंस तैयार होगा जिसको अपन जिसको अपन बोर्डेक्स मिक्सचर या बोर्डो मिश्रण कहेंगे। और ये जो बोर्डो मिश्रण था ना, ये 1885 के अंदर एक साइंटिस्ट थे P.A. मिलार्डेट, उन्होंने सबसे पहले विकसित किया। क्यों किया? क्योंकि अंगूर के अंदर एक रोग हो गया था, मृदुल रोमिलासिता, डाउनी मिल्यू ऑफ ग्रेप्स, प्लाज्मोडियोफोरा विटिकुला कवक है, उस कवक के द्वारा ये रोग हुआ। तो इस रोग को नियंत्रित करने के लिए उन भाई साहब ने इस भाई साहब का निर्माण किया। रहेगा याद? चल अब बात करते हैं रोग रहित पौधों एवं स्टॉक का प्रयोग किया जाना चाहिए, यानी कि रोग रहित जो पौधे हैं उनका आप लोगों को यूज करना है। नेक्स्ट, गिरी हुई रोगग्रस्त पत्तियों को इकट्ठा करके जला दे। देखो, ये गिरी हुई पत्तियों को क्यों जला रहे? इसको जलाने का मेन जो कारण है ना, वो मेन कारण ये है ताकि जो होस्ट है, परपोषी है, वो परपोषी समाप्त हो जाए। अब जब परपोषी समाप्त हो जाएगा तो वहां पर उस रोगजनक की भी क्या हो जाएगी? मृत्यु हो जाएगी। नेक्स्ट, नर्सरी को ऊंचे स्थान पर लगाना चाहिए भाई। ऊंचे स्थान पर लगाए नर्सरी को। जितनी ज्यादा नर्सरी ऊंची होगी, रोग के होने के चांसेस उतने ही कम होंगे। नेक्स्ट देखिए, जैविक प्रबंधन। देखो बहुत सारी जैविक प्रबंधन यानी कि बायोलॉजिकल मैनेजमेंट, बहुत सारी रोग रोधी किस्में हैं, डिजीज रेजिस्टेंट वैरायटी है, ठीक है। तो रेजिस्टेंट वैरायटी, ये जो रेजिस्टेंट वैरायटी है ना प्यारे दोस्तों, इनमें एक विशेष प्रकार की क्षमता होती है, एक विशेष प्रकार की एबिलिटी होती है इनके अंदर, जिसके कारण इनके अंदर रोग जो है वो नहीं लगता है। वैरायटी है कागजी नींबू, ठीक है, कागजी नींबू, SN2, संकर 2, संकर 4, ऐसी किस्मों का आपको प्रयोग करना है।
इसके अलावा देखो रासायनिक प्रबंधन में आप क्या कर सकते हैं, केमिकल मैनेजमेंट में पौधों पर बोर्डो मिश्रण का प्रयोग करना। किसका? बोर्डो मिश्रण का 1% व लाइम सल्फर 0.2% का छिड़काव फल लगाने की 3 माह की अवधि में करना चाहिए। इसके अलावा देखो स्ट्रेप्टोसाइक्लिन एक प्रतिजैविक है, इस प्रतिजैविक का भी आप लोग उपयोग कर सकते हैं। लगभग 500 ppm प्रतिजैविक का आप क्या कर सकते हैं, उपयोग। अब यहाँ पे मेरे को प्रतिजैविक शब्द आ गया तो मैं आपको एक चीज बता देता हूं। देखो विश्व की जो पहली प्रतिजैविक थी, दुनिया में जो पहली प्रतिजैविक जो खोजी गई थी ना, उस प्रतिजैविक का नाम आपको याद रखना, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो ध्यान रखना मेरे दोस्तों, मेरे नन्हे मुन्ने बालकों, उसका नाम है पेनिसिलिन। क्या नाम है? पेनिसिलिन। और इस पेनिसिलिन को एक वैज्ञानिक थे, एक भाई साहब थे, एलेक्जेंडर। क्या नाम है? एलेक्जेंडर फ्लेमिंग। तो एलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने इस पेनिसिलिन को क्या किया था? एलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने इसको विकसित किया। कब किया? 1928 के अंदर किया। तो आपको ये याद रखना है कि पहली खोजी गई प्रतिजैविक कौन सी थी? पेनिसिलिन थी। किसने खोजा? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने खोजा। कब खोजा? 1928 के अंदर खोजा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अमरूद का मुलानी रोग, सेकंड जो डिजीज। देखो अब की बार अपने थोड़ा सा ये फोंट बराबर बराबर आ गए ना, और फोंट जो है ये बोल्ड भी नहीं है ना। तो अब की बार अपन जो टाइपिस्ट महोदय हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अब की बार ये फोंट है ना, इनको थोड़ा बड़ा रखें। चलिए, अमरूद का मुलानी रोग या विल्ट ऑफ गुआवा। अब देखो मुलानी का मतलब क्या होता है? सबसे पहली चीज, सिंपल सी चीज यहीं पे समझनी है। मुलानी का मतलब होता है मुरझाना। मुलानी का मतलब क्या होता है? मुरझाना। और इसी को आप कह सकते हो उकटा। क्या कह सकते हो? उकटा भी कह सकते हो। पहली चीज तो मैं आपको यही क्लियर कर देता हूं कि यहां पर जो पौधा है वो मुरझा जाएगा। अब मुरझाएगा कैसे, ये कंडीशन समझनी है अपन को। देखो, ये अपना एक प्लांट बना देते हैं, और ये प्लांट है अपने अमरूद का। ठीक है, सुंदर प्लांट तो नहीं बना, खैर अपन सुंदर बनाएंगे ना, सुंदर सा बनाएंगे एकदम। लो, फिर भी हाँ ठीक ठाक बढ़ गया। चलो, ये इस प्लांट का क्या हो गया? स्टेम वाला पार्ट हो गया। समझ लीजिए इसको। ठीक है, समझोगे तो काम आएगा, नहीं समझोगे तो फिर कुछ नहीं है। ये अपन ने एक प्लांट बनाया। प्लांट किसका है? अमरूद का। अब ये हमारे अमरूद का प्लांट है, जड़ यहाँ से निकल रही है, तो खेत कहाँ पर होगा अपना? यहीं पे होगा। ये लो, सभी हमारा खेत है। ये लो भाई, खेत बना दिया। अब इस खेत के अंदर एक चीज ध्यान रखना, जल की कोई कमी नहीं है। जल की क्या नहीं है? कमी नहीं है भाई। एक तो कंडीशन ये होती है कि जब खेत के अंदर पानी की कमी है तो पौधा मुरझा जाता है, लेकिन यहाँ पे कमी है ही नहीं। यहाँ पे पानी की भरमार है, लेकिन फिर भी पौधा मुरझा जाएगा। ऐसा कैसे संभव है? ऐसा ऐसे संभव है कि यहाँ पर एक कवक आक्रमण करेगी। कौन आक्रमण करेगी? कवक। और उस कवक को अपन इंग्लिश में फंजाई कहते हैं, और उसका नाम है फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम प्रजाति साइडाई। अब ये कवक के आक्रमण से ये जो जड़ों के अंदर जो जाइलम है, जाइलम क्या है? एक प्रकार का ऊतक है जो जल का संवहन करता है। तो ये जो जाइलम है, ये जाइलम वाहिकाएं क्या हो जाएंगी भाई? अवरुद्ध हो जाएगी। क्या हो जाएंगी? जाइलम वाहिकाएं अवरुद्ध हो जाएगी। ध्यान से सुन लो, जो जाइलम वाहिकाएं हैं ये अवरुद्ध हो जाएंगी, यानी कि प्लगिंग ऑफ जाइलम वेसल्स, ये आपको याद रखना है। जैसे ही जाइलम वाहिकाएं अवरुद्ध होंगी, अब क्या ये जाइलम ऊतक जल को ऊपर पहुंचा पाएगा क्या? अरे नहीं पहुंचा पाएगा। जब गेट ही बंद हो गया तो क्या आप घर से बाहर जा सकते हो? क्या नहीं जा सकते। जयपुर में मकान मालिक क्या करते हैं? 10 बजे गेट बंद कर देते हैं। बेटा किराए वाला क्या करता है? माए ही पड़े रहो, बाहर नहीं जा सकता। स्पेशली लड़कियों के साथ ज्यादा होती है कंडीशन, लड़कों तो फिर भी कूद काल के चल जाते। तो यहां पर जब जाइलम वाहिकाएं अवरुद्ध हो चुकी है तो क्या जल ऊपर जाएगा क्या पौधों में? नहीं जाएगा। जब जल ऊपर नहीं जाएगा, और यहाँ पर रेगुलर एक प्रोसेस चलती रहती है जिसको अपन वाष्पीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? वाष्पीकरण। ये प्रोसेस तो चल रही है, पौधे में से जल की हानि हो रही है, लेकिन पौधे से अब यहाँ से जड़ से या हमारे खेत से जो जल है वो ऊपर नहीं जा रहा है। अब ये पौधे के अंदर जल की क्या हो जाएगी? कमी। खेत में जल की कमी नहीं है, जल की कमी कहाँ होगी? अब
पौधे के अंदर जल की क्या हो जाएगी भाई, जल की कमी हो जाएगी। इसी के कारण पौधा है वो क्या हो जाएगा भाई, मुरझा जाएगा। जैसा कि आप लोग अभी मुरझा रहे हो मेरी आवाज सुन के, है ना। आप सबके जो फेस है उनके अंदर 12 बज चुके हैं, लेकिन 12 नहीं बजाने, 12 नहीं बजाने, आपको ऐसे ही सुनना है, अभी आधे घंटे और सुनना है ना। तो ऐसे आप लोग सुनते रहे, मुरझाना नहीं है आप लोगों को। देखिए, अमरूद का म्लानी रोग, विल्ट ऑफ गुआवा, इसमें देखिए यह रोग अमरूद में लगने वाले रोगों में सबसे अधिक विनाशकारी होता है। यानी सबसे ज्यादा विनाशकारी अमरूद का आपसे पूछा जाए कि मोस्ट डिस्ट्रक्टिव, आप इसको क्या कह सकते हो, मोस्ट डिस्ट्रक्टिव डिजीज ऑफ गुआवा, या अमरूद का सबसे विनाशकारी जो रोग है वो कौन सा है, तो अमरूद का म्लानी रोग, जिसे मुरझान या उकटा या विल्ट के नाम से भी जाना जाता है। और ये जो रोग है इसको सर्वप्रथम 1938 के अंदर 1938 में इलाहाबाद में देखा गया था भाई। कहां देखा गया, इलाहाबाद। इलाहाबाद अमरूद के उत्पादन की एक फेमस जगह है। राजस्थान में सवाई माधोपुर, और अपने बात करें इंडिया के अंदर, तो इंडिया के अंदर अपना इलाहाबाद। उत्तर प्रदेश जो है, उत्तर प्रदेश के अंदर एक छोटा सा शहर है इलाहाबाद, और ये इलाहाबाद अमरूद के उत्पादन के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। अब आपको एक चीज और याद रखनी की, इसलिए भी फेमस है क्योंकि यहाँ पर 1938 के अंदर क्या देखा गया भाई, देखा गया अमरूद का म्लानी रोग। क्लियर। चलिए, राजस्थान में अमरूद उत्पादन करने वाले क्षेत्रों में भी यह रोग प्राय देखा जाता है। अजमेर जिले के पुष्कर में, देखो आप अजमेर गए और पुष्कर नहीं गए, ऐसा हो ही नहीं सकता, बहुत अच्छी जगह है पुष्कर। तो अजमेर का जो पुष्कर है, जहां पर विश्व का एकमात्र ब्रह्मा मंदिर है ना, खैर वो जीके वाले पढ़ाते हैं, पर तो इतनी जीके जानते भी नहीं है, और मैं आपको बता रहा हूँ ऐसे ही। तो अजमेर का जो पुष्कर है वहां पर, और गना हेड़ा जो क्षेत्र है वहां पर इस रोग को विशेष रूप से देखा गया है। अब देखिए, ये आपको मैंने अच्छा सा डायग्राम बना के बता ही दिया कि किस प्रकार से यहाँ पर ये हुआ। अब देखो सिम्टम्स, रोगी पौधे की पत्तियां भूरी होकर मुरझा जाती है। पत्तियां क्या हो रही है भाई, मुरझा रही है, तथा तना बदरंग। भाई सीधी सी बात है, जब पानी की कमी हो जाएगी तो तना बदरंग ही होगा। कैसा होगा भाई, बदरंग हो जाएगा। अब देखो, पौधे में कभी कभी एक तरफ की शाखाएं सूख जाती है, एवं कभी कभी संक्रमण इतना गंभीर हो जाता है कि संपूर्ण तने को घेर लेता है। फलस्वरूप पूरा पौधा सूख जाता है तथा पौधे की सभी पत्तियां गिर जाती है, और प्राय पौधा 1 वर्ष की अवधि में नष्ट हो जाता है। भाई पहले तो क्या होगा, पौधा मुरझाएगा। अब पौधा मुरझा गया तो सीधी सी बात है, वो पूरा का पूरा पौधा सूख भी जाएगा, और जब सूखेगा तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। अरे एक बात बताओ, आपको कोई पानी नहीं पिलाए, खाना ही नहीं खिलाए, तो पहले तो हालत कैसी होगी, हाँ, ऐसी होगी ना भाई। जैसे जिस दिन आपका व्रत होता है, आपकी हालत कैसी होती है, ऐसी होती है। कैसी होती है, ऐसी, बिल्कुल ऐसी हो जाती है, ऐसी होती है हालत। लेकिन अगर मान लो आपको रेगुलर फूड नहीं मिले, तो सिंपल सी बात है कि लास्ट में क्या हो जाना है वहां पर। क्लियर। चलिए, संक्रमित पौधे के विभिन्न भागों के कैम्बियन क्षेत्र। अब ये कैम्बियन क्षेत्र क्या है, ये मैं आपको अभी बताता हूं। जहां पर जाइलम और फ्लोएम, ठीक है, कैलस का निर्माण करते हैं, उस क्षेत्र को जहां पर अपन बात करें तो डिफरेंशिएशन होता है, उस क्षेत्र को अपन क्या बोलते हैं, कैम्बियम क्षेत्र बोलते हैं। तो जो कैम्बियम परत है वो भी क्या हो जाएगी, भूरे रंग की हो जाती है। इसका एक कारण है कि यहाँ पर एक वर्णक बन जाता है, उस वर्णक का नाम है मेलानिन। ठीक है। चलिए, अब अपन बात करें तो देखो, मृदा के समीप वाले भाग में संवहन ऊतक में कवक का संग्रहण दिखाई देता है। भाई संवहन ऊतक आप सभी जानते हो, एक तो है जाइलम और एक है फ्लोएम। तो स्पेशली मैं बात करूं तो जाइलम जो है ना, उस जाइलम में इसके लक्षण दिखाई देंगे, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है। छाल को हटाकर देखने पर भूरे रंग के निशान दिखाई देते हैं। कौन से कलर के निशान दिखाई देते हैं, भूरे कलर के। और ये रोग जो है वर्षा ऋतु में अधिक और प्रत्यक्ष रूप से आपको दिखाई देगा। ये देख सकते हैं आप किस प्रकार से पौधे, पहले ये पौधे मुरझाने के बाद में ये पौधे धीरे धीरे सूखे, और सूखने के बाद में ये आप इस प्रकार से इसको देख सकते हैं। ये कंप्लीट आप लोग डायग्राम देख पा रहे हैं, और ये जो डायग्राम है ये है विल्ट ऑफ गुआवा, अमरूद का म्लानी रोग का है। किसका है भाई, अमरूद का म्लानी जो रोग होता है उसका ये क्या है, डायग्राम। क्लियर है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, और आगे हम बात करते हैं
इसके रोगजनक की मैंने आपको पहले भी बताया था, इसका जो रोगजनक है वो है फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम, जो इसकी प्रजाति है वो प्रजाति है साइडाई। ये आपको इंपॉर्टेंट तरीके से याद रखना है, ठीक है, क्लियर है। चलिए अब देखो, जो कवक जाल है, जो माइसीलियम होता है, क्या, जो जिसको अपन क्या बोलते हैं इंग्लिश में, माइसीलियम। तो जो माइसीलियम है मेरे दोस्तों, जिसको अपन डेफिनेशन में आपको बताऊं तो ग्रुप ऑफ हाइपी, नेटवर्क ऑफ हाइपी इज कॉल्ड एज माइसीलियम एंड कवक जाल। ठीक है, तो कवक जाल पटीय, अंत है एवं अंतर कोशिकीय दोनों प्रकार का होता है। इसमें 3 प्रकार के बीजाणु मरते हैं, जैसे लघु बीजाणु, गुरु बीजाणु, सॉरी लघु कोनिडिया, गुरु कोनिडिया और क्लेमाइडो बीजाणु। ये क्लेमाइडो बीजाणु सबसे इंपॉर्टेंट है। देखो क्लेमाइडो बीजाणु मृदा में, क्लेमाइडो बीजाणु काफी वर्षों तक जीवित रह सकते हैं और ये रोग क्लेमाइडो बीजाणु के रूप में मृदोड़ रहता है। मृदोड़ का मतलब है मृदा जनित। मृदोड़ का मतलब क्या होता है, मृदा जनित। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं आपको लिए, मृदोड़ का मतलब है कि ये जो रोग है वो एक प्रकार का मृदा जनित रोग है। ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट तरीके से ध्यान रखना है। चलिए इसके प्रबंधन की, मैनेजमेंट की बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे शस्य प्रबंध। देखो अगर जैसे आपको रोग दिखाई दे, रोग दिखाई देते ही आप क्या करोगे, रोगी पौधे को जड़ से उखाड़ करके आप क्या करोगे, जला दो। तो रोगी पौधे को आप जड़ से उखाड़ेंगे, जला दें। दूसरा, पौधे रोग मुक्त नर्सरी से लेने चाहिए। जब भी आप प्लांट लोगे तो प्लांट कहां से लोगे भाई, रोग मुक्त जो नर्सरी होगी वहीं से लोगे। जैविक प्रबंध में आप लोग देख सकते हो रोग रोधी कुछ किस्में हैं, जैसे है डोलका सिंध, बनारसी, बनारसी बहुत इंपॉर्टेंट वैरायटी है, नासिक, ठीक है। नेक्स्ट आपको याद रखना है सुप्रिय, सुप्रीम, लखनऊ 40 व्हाइट वावा, ठीक है। तो ये आपको कुछ वैरायटीज है ये याद रखनी है, इनमें से कोई भी 3 से 4 वैरायटीज आप लोग याद रख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बात करेंगे इस रोग की रासायनिक प्रबंध के लिए। तो देखो वृक्ष के चारों ओर 15 सेंटीमीटर की गहराई में 1.8 किलोग्राम प्रति पौधे आपको क्या यूज करना है, चूना या जिप्सम यूज करना है, क्योंकि इन दोनों के अंदर ही एक कॉमन पोषक तत्व पाया जाता है। उस पोषक का तत्व का नाम है कैल्शियम, ठीक है। तो कैल्शियम के लिए आपको चूने या जिप्सम का प्रयोग करना है, ठीक है। दूसरा आप लोग क्या कर सकते हैं कि गड्ढों के अंदर 3 ग्राम प्रति 3 ग्राम, एक गड्ढे के अंदर 3 ग्राम, ठीक है, थायराम का आप लोग प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। जड़ों के पास में मृदा को 1 ग्राम प्रति लीटर कार्बन डाइजिम के घोल से आप क्या कर सकते हैं, ड्रेंचिंग या उपचारित कर सकते हैं। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं और आगे बात करते हैं लास्ट डिजीज के बारे में, और उस डिजीज है बेर का छाछा या पाउडरी मिल्यू। देखो मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो पाउडरी मिल्यू होता है, चलो एक डायग्राम वापस बनाते हैं। सुंदर सुशील, एकदम बिल्कुल सुशील आपकी तरह, जैसे आप एकदम सुशील है उसी प्रकार का डायग्राम, ठीक है। वैसे देखो डायग्राम लड़कों से इतने अच्छे बनते नहीं है, फिर भी मैं कोशिश कर लेता हूँ बनाने की। बट डायग्राम जो है लड़कियां बना सकती है डायग्राम, मेहंदी स्पेशली, है ना। तो ये सब लड़कियां ज्यादा बेटर बना सकती है, लड़कों के पास इतना टैलेंट कहाँ होता है, लड़कों के पास इतना टैलेंट नहीं होता है। फिर भी अपन ट्राई करेंगे। ये लीजिए एक अच्छा सा डायग्राम। अब यहाँ पर क्या होगा कि जो पत्ती होती है, बेर की जो लीफ होगी, उस लीफ की जो ऊपरी सतह होगी, इस ऊपरी सतह पर क्या है, सफेद पाउडर की ग्रोथ हो जाएगी। और ये सफेद जो पाउडर है ये फंगस का पाउडर है भाई। किसका पाउडर है, फंगस। यानी आप इसको एक तो कह सकते हो कि सफेद पाउडर की वृद्धि हो जाती है, एक आप यूं भी कह सकते हो कि सफेद कपासीय वृद्धि पौधे के पत्ती की ऊपरी सतह पर दिखाई देती है। यानी कि जो अपर सरफेस होगी उस अपर सरफेस के ऊपर ये दिखाई देने वाली। देखिए यह रोग भारत में बेर उत्पादक क्षेत्र में काफी व्यापक रूप से पाया जाता है। देखो यहां से क्वेश्चन अपने डबल के अंदर भी पूछा गया था 2021 में, जहां तक मेरे को याद है। तो 2021 डबल का पेपर मैंने दिया था और उस पेपर के अंदर यही क्वेश्चन आया था कि इस बेर के छाछा रोग का रोगजनक पूछा गया था। क्या पूछा गया था, रोगजनक। तो आपको याद रखना है। देखो इसके कारण अधिक प्रकोप होने पर अधिकांशतः फल नष्ट हो जाते हैं। और इस रोग को सर्वप्रथम 1946 में कानपुर में मेहता नामक एक वैज्ञानिक है, उन मेहता नामक वैज्ञानिक ने देखा था।
तो आपसे पूछा जाए कि इस रोग को सर्वप्रथम किसने देखा, तो डॉक्टर केसी मेहता ने देखा। कब देखा, 1946 में। और ये जो मेहता है ना, इनको ध्यान रखना फादर ऑफ इंडियन रस्ट भी कहते हैं, भारतीय रोड़ी के जनक, फादर ऑफ इंडियन रस्ट, फादर ऑफ इंडियन रस्ट, यानी भारतीय रोड़ी के जो जनक है वो भी कहा जाता है किसको, केसी मेहता को। ये आपको ध्यान रखना है। पैथोजन है इसका ओइडियम इरिसाइफोइड्स, बहुत इंपॉर्टेंट है आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ये पैथोजन आना ही आना चाहिए, क्योंकि राजस्थान में बेर खूब पैदा होते हैं भाई, होते ना, गरीब का फल भी कहते हैं, ठीक है, राजस्थान का फल भी कहते हैं, किसको कहते हैं भाई, बेर को, है ना। तो अपने जैसे गरीब आदमी, अपने जैसे बिल्कुल वो बेर ही खाते हैं, अपन थोड़ी बादाम वगैरह खाते हैं, अरे अपन कहाँ बादाम खाएंगे, है ना। हाँ, इसके बाद में देखो सिम्टम्स, तो बेर के छोटे फलों पर सफेद चूर्णीय वृद्धि दिखाई देती है, जिसके कारण फल भूरे रंग के हो जाते हैं। कौन से कलर के हो जाते हैं, भूरे रंग के फल हो जाएंगे, आपको ध्यान रखना है। वह गिरने लग जाते हैं, पौधे की शाखाओं व टहनियों पर कवक जालियां एवं सफेद चूर्ण की वृद्धि दिखाई देगी। कहां कहां पर दिखाई देगी, एक तो फलों के ऊपर, एक शाखाओं के ऊपर, एक टहनियों के ऊपर, और एक मेरी तरफ से याद रखना पत्तियों के ऊपर। किसके ऊपर, पत्तियों के ऊपर। ये मुख्य रूप से तो पत्तियों के ऊपर ही होती है, शायद लेखक लिखना भूल गए, अपन भी भूलेंगे, ठीक है। रोग प्राय नवंबर से अप्रैल माह के मध्य दिखाई देगा, ये आपको समय भी याद रखना है भाई। पाउडरी मिल्ड्यू ऑफ ग्रेप्स, सॉरी बेर, कब दिखाई दे रहा है, तो ये दिखाई दे रहा है अपने को नवंबर से अप्रैल के मध्य। इसके प्रकोप से बेर की पत्तियों पर भी सफेद चूर्ण, देखो बहुत इंपॉर्टेंट लाइन आ चुकी है, अपनी फेवरेट लाइन। इसके कारण क्या है, जो बेर की पत्ती है, बेर की पत्ती पर सफेद चूर्ण सदृश संरचनाएं एवं भूरापन दिखाई देता है, ठीक है। ये इस रोग का मेन लक्षण है। चलिए प्रबंध की बात कर ले, उससे पहले आप लोग देख सकते हो, देखो बेर है, बेर के फलों के ऊपर भी चूर्णीय वृद्धि दिखाई दे रही है, शाखाओं के ऊपर भी दिखाई दे रही है, साथ ही पत्तियों की ऊपरी सतह पर, अपर जो सरफेस है, इस अपर सरफेस के ऊपर भी आप यहां पर देख पा रहे हैं। इस पूरे के पूरे गोले को आप ध्यान से देखेंगे तो देख पाएंगे कि सफेद कवकीय वृद्धि यहां पर आपको दिखाई दे। क्लियर है, चलिए ध्यान से, बिल्कुल ध्यान से देखिए। अब देखो प्रबंधन, शस्य प्रबंध या कल्चरल मैनेजमेंट, इसमें देखिए फर्स्ट, सूखी व संक्रमित टहनियों की कटाई व छटाई कर देनी चाहिए। भाई जितनी भी सूखी सी टहनियां हैं उनकी कटाई छटाई, ट्रेनिंग प्रूनिंग कर देनी चाहिए, संक्रमित भागों को हटा देना चाहिए। ऐसा करने से क्या है, जो फंगस है, जैसे अपने संक्रमित भाग को हटा दिया तो वहां से वो फंगस भी चली जाएगी, ठीक है। साथ में अपन जैविक प्रबंधन के लिए कुछ प्रतिरोधी किस्मों का क्या कर सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं। और रासायनिक प्रबंधन देखो, रोग प्रकट होने पर सल्फर धूलि, ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, जो सल्फर डस्ट है उसका आपको 25 किलोग्राम, कई बार इसकी मात्रा पूछी जाती है तो मात्रा याद रखनी है, 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से आपको उपयोग करना है। साथ में डाइकोन या डाइनोकेप 0.1% घोल का छिड़काव करना है। कब करना है, सितंबर में। कब करना है भाई, सितंबर में करना है, याद रखना सितंबर को, मेरा बर्थडे भी सितंबर में आता है ना, ऐसे याद रख लेना भाई, सर के बर्थडे के टाइम करते हैं सितंबर में, है ना। तो सितंबर माह में आपको इसका छिड़काव करना है। तो ये अपना आज चैप्टर होता है कंप्लीट, बिल्कुल छोटा सा चैप्टर था। और चैप्टर का नाम आप सभी को पता है कि फलों के अंदर कौन कौन से रोग है, रोग कारक लक्षण एवं प्रबंधन। इसके अलावा हमने पढ़ा कंप्लीट, कुल मिला के 3 रोग हमने आज पढ़े हैं। कौन कौन से पढ़े, पहला जो रोग हमने पढ़ा बहुत ही साधारण सा रोग था, और उस रोग का नाम है सिट्रस कैंकर। दूसरा हमने पढ़ा विल्ट, और लास्ट हमने कौन सा पढ़ा है भाई, बेर का छाछा या पाउडरी मिल्यू रोग। ये जो चैप्टर है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इस चैप्टर को ध्यान से पढ़े, और कोशिश, मैंने तो बहुत अच्छे से कोशिश की कि आपको बहुत अच्छे से समझा सकूं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। वीडियो अच्छी लगी तो जरूर लाइक भी करें, है ना। वैसे तो मेरे को पता है लाइक तो आप करते हो, है ना, करते हो ना लाइक, हाँ, तो लाइक जरूर करें और कमेंट भी करें। चलिए, धन्यवाद।